हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एच टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग 23वां पार्ट देखेंगे आज महारिवीजन क्लास का, जो नागरिक शास्त्र से संबंधित है, जो आपकी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट, जीडीसी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग देख सकते हैं जाकर के प्लेलिस्ट में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे पार्ट को तैयार किए गए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, उदारवाद का प्रतिवाद किसको माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद को। ठीक है, उदारवाद और समाजवाद में जो है लक्ष्यों तथा व्यवस्थागत दोनों अंतर हैं, इसलिए जो है उदारवाद का प्रतिवाद जो है समाजवाद माना जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो 9 उदारवाद है, ठीक है, 9 उदारवाद जो है परंपरागत उदारवाद और 9 उदारवाद की मान्यताएं एक जैसी मानी जाती हैं। ठीक है, तो एक जैसी मानी जाने वाली 9 उदारवाद है और परंपरागत उदारवाद है, और उदारवाद समाजवाद जो है ये दोनों एक दूसरे के प्रतिवाद हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, यूरो साम्यवाद शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? यूरो साम्यवाद का तो ये जाता है एनरिको वर्लिगर को। ठीक है, एनरिको वर्लिगर को जुलाई 1975 में पोर्ट डी पेंटिन नामक स्थान पर इटली फ्रांसीसी गोष्ठियों की श्रृंखला में होने वाली चर्चाओं में जो है इटली के महान साम्यवादी नेता जो है एनरिको वर्लिगर ने इस नाम का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था, यूरो साम्यवाद का। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, व्यवस्थापिका को अधिक जन प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए जेएस मिल की संस्तुति की। तो किसकी संस्तुति की थी? तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, महिला मताधिकार की और शिक्षितों के लिए जो है बहुल मताधिकार की, ये सभी की जो है इन्होंने संस्तुति दिया था। जेएस मिल ने जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं महिला मताधिकार का इसलिए समर्थन किया था क्योंकि इससे मतदाताओं के प्रत्येक भाग को प्रतिनिधित्व मिल जाता है और प्रजातंत्र में अच्छे प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए जो है बहुल मताधिकार का समर्थन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम था? तो ये था कार्ल मार्क्स का। ठीक है, गांधी जी का सर्वोदय रस्किन से और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था हेनरी डेविड थोरो से, और दार्शनिक अराजकतावाद जो है टॉलस्टॉय से प्रभावित था। ठीक है, तो इस तीनों को याद रखिएगा आप लोग। सर्वोदय जो था वो रस्किन से, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है हेनरी डेविड थोरो से, और दार्शनिक अराजकतावाद जो है टॉलस्टॉय से प्रभावित था। और गांधी जी और मार्क्स जो है मूलभूत विरोधी हैं। ठीक है, और गांधी जी आध्यात्मवादी थे, जबकि मार्क्स जो है कैसा था? तो वो भौतिकवादी था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी अपना राजगुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गांधी जी ने राजनीतिक को आध्यात्मिक आधार देकर जो है उसे स्वच्छ रखने का समर्थन किया, और इसकी प्रेरणा उन्हें जो है प्रसिद्ध मनीषी गोपाल कृष्ण गोखले से मिली थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 नंबर प्रश्न है, भिन्न नाम वाली 2 खाली बोतलें किस राज्य की दलीय व्यवस्थाओं को इंगित करती हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका को। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अमेरिका में 2 मुख्य राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिकन है, और दोनों में जो है विचारधारात्मक का अंतर नहीं पाया जाता है, इसलिए जो है ब्राइस ने इन्हें भिन्न नाम वाली 2 बोतलें कहा था। ठीक है, तो कौन कहा था? तो ये कौन कहा था? तो ये ब्राइस महोदय ने कहा था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। भिन्न नामों वाली 2 बोतलें किस राज्य की संज्ञा दी जाती है, किसके द्वारा कहा गया? तो ब्राइस के द्वारा कहा गया था। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। 38 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में अपने निवास की अवधि में गांधी जी ने जिस पत्रिका को प्रकाशित किया उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष का एक लंबा इतिहास है, और उन्होंने विभिन्न भारतीय समुदायों को संगठित करने और उनकी मांगों का प्रचार करने के लिए जो है नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया, और इंडियन ओपिनियन अखबार निकालना जो है शुरू किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का निम्न में से कौन सा उचित कार्य नहीं है? तो आपका सरकारी प्रशासन के संचालन के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना, ये जो है उचित कार्य नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
40 नंबर प्रश्न है, सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना। निम्नलिखित में से किसने यह संविधान का कार्य बताया है? तो ये बताया था आपका CF स्ट्रांग ने। ठीक है, CF स्ट्रांग ने कहा था संविधान शासन का उपकरण अथवा देश का मौलिक कानून है और यही वह वस्तु है जिसका लक्ष्य है प्रशासन की मनमानी कार्रवाई को प्रतिबंधित करना, शासितों के अधिकारों की प्रत्याभूति करना तथा प्रभुता संपन्न सत्ता के संचालन की व्याख्या करना। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूहों की विशेषता नहीं है? दबाव समूह की विशेषता नहीं है तो ये है चुनाव में सहभागी नहीं होता दबाव समूह। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में पूरा। जब कोई हित या समूह या दबाव समूह जो है चुनाव में भाग लेता है तो वह राजनीतिक दल बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो दबाव समूह होता है वो राजनीतिक दल नहीं बनता है, वो राजनीतिक पार्टियों पर अपना जो है सत्ता जमाना चाहता है। ठीक है, अपने कार्य करने के लिए उन पर जो है दबाव डालता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, वर्तमान लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य किसे कहा जाता है? अदृश्य साम्राज्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दबाव समूह को। ठीक है, प्रोफेसर फाइनर ने जो है दबाव समूह को अदृश्य साम्राज्य की संज्ञा दिया था। किसने? फाइनर महोदय ने। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है दबाव समूह को अदृश्य साम्राज्य किसे कहा? तो फाइनर ने कहा था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही होगा। 43 नंबर प्रश्न है, एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता व शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। यह कथन किसका है? तो ये हरमन फाइनर का था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डॉक्टर फाइनर के अनुसार जो है एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है और जिसकी इच्छा एवं जिसके अधिकारी जो है समस्त क्षेत्र पर कानूनी रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। तो ये परिभाषा दिया था हरमन फाइनर ने। 44 नंबर प्रश्न है, किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा इस प्रकार दी है? एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य अधिकारों में मेल रखना है। तो ये किसका कहन है? तो ये डाइसी महोदय का कथन है। ठीक है, डाइसी का कहना था कि संघात्मक राज्य एक ऐसी राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य जो है राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकारों में मेल स्थापित करना है। और फाइनर ने ये भी कहा था कि संघीय राज्य वह है जिसमें जो है अधिकार व शक्ति का कुछ भाग जो है स्थानीय क्षेत्रों में निहित हो, वह दूसरे भाग में जो है स्थानीय क्षेत्र के समुदाय द्वारा विचारपूर्वक बनाई गई केंद्रीय संस्था को दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संसदीय सरकार में राष्ट्रीय हितों को दलीय हितों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। तो गलत है। ठीक है, संसदीय सरकार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये तो गलत है। संसदीय सरकार अस्थायी सरकार प्रदान करती है। तो ये भी गलत है। संसदीय सरकार जो है संकट काल का सामना करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कथन सही है। ठीक है, आलोचकों का मानना है कि आपातकाल में जो है निर्णयकर्ता एक व्यक्ति होना चाहिए। यह संसदीय प्रणाली में संभव नहीं है क्योंकि जो है इसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो है मंत्रिमंडल द्वारा किए जाते हैं, जिससे अनेक सदस्य होने के कारण जो है अधिक समय लगना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अवच्छिन्न तत्व है? तो कार्यपालिका और विधायिका का जो संयोजन है ये जो है संसदीय शासन प्रणाली का अवच्छिन्न तत्व माना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य जो है अनिवार्य रूप से विधायिका के लिए जाते हैं तथा मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात कहा जाए तो कार्यपालिका का कार्यकाल विधायिका के विश्वास पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे दो सूची दिया गया है। इसमें कहा गया है नीचे दो सूचियाँ दी गई हैं। एक में भारतीय संविधान के प्रावधान हैं तथा दूसरी में उन राज्यों के नाम हैं जिनके संविधान के लिए उन्हें लिया गया है। उन्हें सुनिश्चित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, तो राज्यसभा की अवधि, तो ये किस राज्य से संबंधित है? राज्यसभा की अवधि तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जो है राष्ट्रपति के विधेयक सुरक्षित करना, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका कनाडा से। ठीक है, तो ये कनाडा से लिया गया है। और बृहद उभयनिष्ठ सूची ये कहाँ से लिया गया है?
तो ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और विद्युत जनों को राज्यसभा में नामित करना, ये लिया गया है आपका आयरलैंड से, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए का 4, बी का हो जाएगा आपका 1, ठीक है, और सी का आपका हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, और डी का कौन सा हो जाएगा आपका, डी का हो जाएगा आपका, डी का 2, ठीक है। तो 4 1 3 2, ठीक है। तो कौन सा कोट इसमें से सही हो रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 इसमें है, तो 4 1 3 2 आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। हमारे संविधान के पीछे जो दर्शन है उसके लिए हमें पंडित नेहरू के उद्देश्य संकल्प की ओर जो है दृष्टिपात करना होगा, जो संविधान सभा ने जो है 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है निलंबित किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद जो है 358 में यह उल्लिखित है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा करने पर जो है अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है 358 में कहा गया है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की जो घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 को जो है निलंबित कर दिया जाता है, ठीक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, 2 सूची दिया गया है और राज्य के नीति निदेशक हैं और व्यक्ति हैं संबंधित, तो आपको बताना है, मिलान करना है। तो आर्थिक लोकतंत्र थे, तो आर्थिक लोकतंत्र के लिए जाने जाते हैं आपका अम्बेडकर, ठीक है। समाजवाद के बिना जो है जाने जाते हैं आइवर जेनिंग्स, ठीक है, आइवर जेनिंग्स, ठीक है। और सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ाना, तो ये किससे संबंधित था, तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन से संबंधित था, ठीक है, आपका दूसरा सही हो जाएगा। और आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, तो ये आपका चौथा से सही हो जाएगा, पनिस्कर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ए में है 1 और बी में है आपका 3, सी में है आपका 2 और डी में आपका है 4, ठीक है। 1 3 2 4 आपका होगा। तो किस कूट में है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कूट नंबर पहले में है 1 3 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होती है, तो ये द्वितीय वाचन में होती है, ठीक है। विधेयक का द्वितीय वाचन सबसे अधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इसी अवस्था में जो है इसकी विस्तृत एवं बारीकी जांच की जाती है। और द्वितीय वाचक के लिए जो है प्रथम चरण में समूचे विधेयक पर जो है सामान्य चर्चा होती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो कहाँ पे पारित किया जाना चाहिए, तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के 2 में यह उपबंध है कि अनुच्छेद 54, ठीक है, 54 55 73 162 241 और ये 241, ठीक है, में भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में या 7वीं अनुसूची को किसी सूची में जो है संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में या इस अनुच्छेद के उपबंधों में संशोधन करने के लिए जो है विधेयक को संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है तथा साथ ही जो है अधिक से अधिक राज्यों के अनुमोदन का भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था। गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था, तो थे बीबी गिरी, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बीबी गिरी जो है 1969 में राष्ट्रपति थे ना, तो बीबी गिरी 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के अवसर पर जो है संजीव रेड्डी के कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होते ही जो है श्रीमती गांधी
के इशारे पर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और परिणाम यह हुआ कि पहली बार सत्ताधारी दल का अधिकृत उम्मीदवार हार गया था और प्रधानमंत्री द्वारा जो है समर्थित प्रत्याशी बीबी गिरी जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, दो सूची दिया गया है, यहाँ प्रधानमंत्री संबंधी है और व्यक्ति हैं, इसको आपको मिलान करना है। तो छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा किसे कहा जाता है? तो ये बर्मन को कहा जाता है। ठीक है, समकक्षों में प्रथम किसे माना गया है? तो ये माले को माना गया है। ठीक है, माले को माना गया है। और संपूर्ण शासन व्यवस्था की चूल किसे कहा जाता है? तो ये लास्की को कहा जाता है। ठीक है, और सूर्य इसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते हैं, तो ये जेनिंग्स द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीधे उल्टा हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो आपका डी देख लीजिए, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को संसद द्वारा हटाया जा सकता है, ये तो गलत ही है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये भी आपका गलत है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और राज्यपाल को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व नहीं हटाया जा सकता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 156 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, या कहा जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो है अपना पद त्याग सकेगा। ठीक है, तो ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 156 में। 56 नंबर क्वेश्चन है कि संवैधानिक पदधारक को, जो कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है, तो किसको? तो ये महान्यायवादी को। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 88 में प्रावधान है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को जो है यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में बोले और उसकी कार्यवाहियों में भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, इसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन संसद में बोलने का दोनों सदनों में इसको पूर्ण अधिकार दिया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, इस विचार की वकालत किसने की है कि जनता का शासन एक कल्पना मिथ है, जो लोगों की शासन हकीकत है, कुछ लोगों की शासन हकीकत है। तो ये कहा था अभिजनवादी ने। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांतकारों का मत है कि किसी भी समाज या संगठन के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण निर्णय केवल गिने चुने लोग ही करते हैं, चाहे संगठन का स्वरूप कोई भी हो। चूँकि अधिकांश मनुष्य जो है स्वभाव से जड़, आलसी और जो है दास मनोवृत्ति वाले होते हैं, जो अपना शासन स्वयं चलाने में समर्थ नहीं होते हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, रूढ़िगत या अपरिवर्तनीय अवधारणा को जनमत के संदर्भ में किसने दिया था? तो ये दिया था वाल्टर लिपमैन ने। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वाल्टर लिपमैन की एक पुस्तक थी पब्लिक ओपिनियन, और उसमें तर्क दिया था कि लोग जो कुछ अपने संबंधों या अप्रत्यक्ष संबंधों के माध्यम से सीखते हैं, वह उनके मस्तिष्क पर प्रबल प्रभाव का निर्माण करता है, जो जमे हुए पूर्वाग्रहों का रूप धारण कर लेते हैं। स्मृति, कल्पना, पूर्वाग्रह तथा खंडों में विभाजित जानकारी का मिश्रण जो है सार्वजनिक नीति के मामलों में विवेकपूर्ण निर्णय को रोकता है, और पूर्वाग्रह को ही रूढ़िगत या जो है अपरिवर्तनीय धारणा कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत राजनीतिक है, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था नारीवादियों ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काम क्रिया में भी स्त्री पुरुष को अतृप्त छोड़कर राजनीतिक करता है। व्यक्तिगत राजनीतिक बन जाता है। समस्त समाजों में लिंग संबंध शक्ति पर आधारित पाए जाते हैं। नारीवाद यह मांग करता है कि जीवन में जिन क्षेत्रों को व्यक्तिगत क्षेत्र मानकर राजनीतिक के दायरे से बाहर रखा जाता है, उनकी राजनीतिक प्रकृति को मान्यता देते हुए इस क्षेत्र में भी पुरुष शक्ति को चुनौती देनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना काव्य, यह किसने कहा है? तो ये कहा था आपका वेंथम ने। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न सुखों में गुण का नहीं केवल मात्रा का ही भेद होता है। इस संबंध में उसकी प्रसिद्ध युक्ति है, सुख की मात्रा समान होने पर
पुष्पिन एक प्रकार के बच्चों का खेल है पुष्पिन, ठीक है। पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ, ठीक है। तो पुष्पिन एक प्रकार का बच्चों का खेल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।